नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों यहाँ पर आज हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं आपकी लेखपाल के पर्यावरण का जो टॉपिक चल रहा है उसी के आगे क्वेश्चंस की। इसके पहले आप चैनल पर जाकर देख सकते हो, वहाँ पर प्लेलिस्ट पड़ी हुई है जिसमें हम लोगों ने जो टॉपिक्स आपके जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो अलॉन्ग विद जो क्वेश्चंस हैं उनको वहाँ पे कराया जा रहा है। तो वीडियो को प्लेलिस्ट से आके देख सकते हैं। उसके बाद आगे की वीडियो जो है यहाँ कंटिन्यू हम लोग करने जा रहे हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, हाइप भी उसे आप कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइएगा। आपका क्वेश्चन है समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। देखिए मैंने आपको अभी उस दिन बताया था आपको फूड श्रृंखला, इसके पहले जो वीडियो बताई थी पढ़ाई थी वहाँ मैंने आपको फूड चेन वगैरह के बारे में बताया था। तो उत्पादक होते हैं, कंज्यूमर होते हैं जिन्हें आप उपभोक्ता बोलते हो। उसमें क्या होते हैं, दो तीन तरह के आपके कंज्यूमर होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता होता है, प्राइमरी कंज्यूमर, द्वितीयक उपभोक्ता होता है। ये सब चीज़ें मैंने आपको उसके पहले वीडियो में बताई थी। यहाँ बात की जा रही है अगर समुद्र का पूछा जाए कि समुद्र वातावरण में जो है आपका प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं। ढेर सारे आपके नाम दिए हुए, आपको पता होगा कौन सा है। जिसको पता है फटाफट आंसर देख लो, और नहीं पता है तो यहाँ से देख लो। 61 का क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। फाइटोप्लैंक्टन्स जो हैं आपके वो क्या होते हैं, प्राथमिक उत्पादक हैं। कहाँ के हैं, समुद्र के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है। ये सभी मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बता दिया था। जैविक कौन सी होती है, जो भी आपके जीव जिसके अंदर जान होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म समझ लो, वो आपके क्या होते हैं, जैविक होते हैं। अजैविक आपका वायु, मृदा, ये सब क्या है, अजैविक घटक होता है। यहाँ क्या पूछा जा रहा है, कौन है जो उत्पादक है। उत्पादक कौन है, यानी कि जो प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसर होता है। तो कौन प्रोड्यूसर है इसमें से, हरे पौधे है ना। गाय, बाघ, मोर, ये तो अपना खाना कहीं ना कहीं से क्या करते हैं, लेते हैं। लेकिन हरे पौधे क्या करते हैं, हरे पौधे क्या करते हैं, खाना प्रोवाइड करते हैं। हम लोग किसी न किसी जगह इन हरे पौधों का यूज अपने लिए करते हैं खाने के लिए। तो उत्पादक कौन सा है आपका, हरे पौधे हैं। नेक्स्ट देख लो, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत कौन आता है, मुझे ये बताओ। पोषक स्तर, और ये सब चीज़ मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी। इसका आंसर मुझे बता दो क्या होगा जल्दी से क्लास। बिल्कुल सही। देखो प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत कौन आएगा, प्रथम में हमेशा हरित पादप आपके आएंगे। जो ग्रास होती, मैंने आपको वो फूड चेन बताई थी, पहला बताया था क्या होता है, ग्रास है। ग्रास को कौन खाएगा, गोट। गोट को कौन खाएगा, लायन खाएगा, है ना। ये आपकी क्या होती है, फूड श्रृंखला होती है। तो हरित पादप आपके क्या है, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। सर्वाधिक जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है। तो देखो सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी कहाँ पाई जाएगी, जहां पर एनवायरनमेंट जो हो वो क्या हो, हर किसी के अनुकूल हो। अब बहुत ठंडा होगा, वहां जाओगे तो क्या होगा, एक स्पेशल टाइप की वैरायटी के लोग रहेंगे वहां पे, स्पेशल टाइप के जानवर होंगे जिनके खूब ढेर सारे फर होंगे, है ना, ठंडी झेलने के लिए। पेड़ कुछ पर्टिकुलर टाइप के होंगे। बहुत ज़्यादा जहाँ गर्मी पड़ती होगी वहाँ भी यही हाल होगा। जैसे डेजर्ट में आपके कुछ टाइप के प्लांट्स होते हैं, है ना, और इसी टाइप के जीव जंतु जो पानी बहुत देर तक स्टोर कर ले, जैसे कैमल वगैरह आपका। तो यहाँ पूछा जा रहा है सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाएगी, जहाँ पर क्या हो, टेम्परेचर जो हो वो क्या हो, अकॉर्डिंगली हो, ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो ना बहुत ज़्यादा ठंडी हो। तो कहाँ पाए जाते हैं बताओ। इसका आंसर आपका ए होता है। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में क्या होता है, सबसे ज्यादा आपकी बायोडायवर्सिटी पाई जाती है। सारे जानवर वगैरह सब जो होते हैं इसी जंगलों में पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इसे बोलते हैं, ठीक है। तो 64 का क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। ये रट लो, इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन सीधे सीधे आता है कि जैव विविधता कहाँ पाई जाती है तो सीधे रट लो, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में क्या होती है, सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट देख लो, शांत घाटी अवस्थित है। शांत घाटी कहाँ अवस्थित है, ये आपकी केरल में है। 65 का क्या हो जाएगा आपका, ये देखो, अच्छा ऊपर नीचे हो गई, ये सी बी हो गया है, ये आपका केरल है, ठीक है। 65 का क्या हो जाएगा आपका, 65 का आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लो आपका 66 क्या है, जल्दी से बताओ मुझे क्या है। भारत में जैव विविधता के ताप स्थल यानी कि हॉटस्पॉट कहाँ पर है बताओ भारत के, जल्दी से इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बता दो कहाँ पर देखो पाए जाते हैं। देखो आपको अभी मैं आगे शायद लिखा भी हुआ है स्लाइड में। हाँ देखो, जो भारत में कुछ हॉटस्पॉट होते हैं, हॉटस्पॉट मानना है वहाँ पे आपकी क्या है, वैरायटी होती है बायोडाइवर्सिटी की, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, हॉटस्पॉट बोलते हैं। तो जैव विविधता के हॉटस्पॉट कहाँ हैं, तो कहाँ पे है, देखो पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट, जो आपके नॉर्थ ईस्टर्न वाला एरिया है ना, ईस्टर्न वाला इधर हिमालय है, असम वगैरह के साइड वाला वहां पे है। और आपके पश्चिमी घाट में क्या होते हैं,
जैव विविधता का हॉटस्पॉट है। दो और है, वो भी मैं आपको बता दे रही हूँ। तो ये तो देख लो 66 का आपका सी होगा। यहाँ देखो स्लाइड में चीज लिखी हुई है, जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में ही नहीं बल्कि उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में भी पाए जाते हैं। चार भाग हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं हॉटस्पॉट में हमारे यहाँ। भारत के चार भाग हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट के लिए फेमस है। कौन कौन से हैं देख लो, पूर्वी हिमालय है ना, और आपका पूर्वोत्तर भारत, ठीक है, और अंडमान द्वीप समूह, अंडमान द्वीप समूह तथा निकोबार द्वीप समूह, और आपका पश्चिमी घाट भी, यहाँ लिखा नहीं है लेकिन पश्चिमी घाट भी जो है वो भी क्या है आपका, वो भी इसका आंसर है। पश्चिमी घाट में भी क्या होती है, बायोडायवर्सिटी काफी पाई जाती है, ठीक है, हॉटस्पॉट ये भी है आपका। ठीक, चलिए, पूर्वी हिमालय है, पश्चिमी घाट है, और आपका पूर्वोत्तर भारत जो है, और आपका अंडमान द्वीप समूह। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जैव विविधता के ह्रास यानी कि खत्म होने का मुख्य कारण क्या है। जैव विविधता का खत्म होने का सबसे मुख्य कारण क्या है दोस्तों, एक ही कारण सबसे ज्यादा जरूरी है, वो क्या है आपका, इन सब में से सारे कारण हैं तो, लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट कारण है वो आपका है डी, प्राकृतिक आवासीय विनाश। जो नेचुरल हैबिटेट है जब से वो खत्म हो रहा है तब से क्या हो रहा है आपका, जो जैव विविधता है उसको खात्मा हो रहा है, उसका खत्म होने के कगार पे आ जा रहा है। सबसे ज्यादा किसकी वजह से, प्राकृतिक आवासीय विनाश। भाई सारे पक्षियों पौधे जो भी है जिनका सब कुछ कट जा रहा है, क्लाइमेट पूरी खत्म हो जा रही है, तो क्या होगा, उनका जो प्राकृतिक आवास था वो खत्म हो जा रहा है। उसकी वजह से क्या हो जा रहा है आपका, बायोडायवर्सिटी खत्म हो रहा है। नेक्स्ट देख लो, निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है। जैव विविधता का संरक्षण, देखो हम लोग अभी तक क्या पढ़ रहे हैं, बायोडायवर्सिटी खत्म क्यों हो रही है, ठीक है, उसके कारण पढ़े, कहाँ सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी पाई जाती है वो बताया। अब यहाँ पूछा कि संरक्षण कैसे कर सकते हैं, हम कैसे बायोडायवर्सिटी को बचा के रख सकते हैं। चार आंसर है, बताओ आप किस तरीके से जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। क्या चीज में से जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है, बताओ इसका क्या आंसर होगा। बिल्कुल सही, देखो इसका आंसर क्या होगा आपका ए, बायोस्फीयर रिजर्व। सुना होगा नाम आप लोगों ने, बोलते हैं ना ये बायोस्फीयर क्या है, रिजर्व है। तो बायोस्फीयर रिजर्व में हम क्या कर देते हैं, हम वहां पे मना कर देते हैं कि भाई अब यहाँ ना पेड़ कटेंगे ना, यहाँ पे आप क्या करो, शिकार वगैरह कर सकते हो। उन्हें क्या करते हैं हम, जैव मंडल रिजर्व, कि वहां पे अब कोई एक्टिविटी ह्यूमन वाली नहीं होगी। ऐसे क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व हम लोग बना देते हैं। वरना क्या होता है, जहां जिसका मन करता है पेड़ काट देता है, जहां जो मन करता है शिकार कर लेता है। इन सब जगहों को हम बनाए क्या कर देते हैं, अपनी हम जैव विविधता को बचा सकते हैं। तो जैव मंडल रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व जिसे बोलते हैं, इन्हें करके हम क्या कर सकते हैं, बायोडायवर्सिटी का संरक्षण कर सकते हैं, जैव विविधता का संरक्षण कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थाने पद्धति नहीं है। स्वस्थाने मतलब इन सीटू, देखो दो तरह के आपके होते हैं, एक स्वस्थाने होता है इन सीटू, दूसरा आपका एक्स सीटू होता है। तो उसमें से पहले देखो कौन सा जो है आपका वो इन सीटू पद्धति नहीं है। इन सीटू पद्धति कौन सी नहीं है, बिल्कुल सही, देखो इन सीटू का मतलब हुआ स्व मतलब अपने स्थान पे आप क्या कर रहे हो। देखो दो तीन तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने जैव मंडल बायोडायवर्सिटी को हम लोग क्या कर रहे हैं, जैव विविधता को रोक बचाने के प्रयास कर रहे हैं। एक तो हम क्या करते हैं, देखो बायोस्फीयर रिजर्व बना देते हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ बनता है, जो एरिया जहाँ हमने देखा कि अच्छा यहाँ पे बहुत ढेर सारी बायोडायवर्सिटी है, पेड़ बहुत ज़्यादा हैं, जंगली जानवर बहुत ज़्यादा, तो हम क्या करते हैं उस एरिया को बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया। तो वहीं पे वो एरिया है, अपनी खुद की जगह पे है, तो ये क्या हो गया आपका स्वस्थानीय हो गया। राष्ट्रीय पार्क, राष्ट्रीय पार्क भी क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी आपका मरीन नेशनल पार्क है या कोई और पार्क है, वो क्या है जिस जगह पे था वहीं पे हमने उसको डिक्लेयर कर दिया कि ये नेशनल पार्क है। तो वहां क्या हो गया, वहां भी प्रतिबंध लग गया, तो वहां भी क्या होगा आपका अब जैव विविधता कंट्रोल रहेगी, संरक्षित रहेगी। वन्य प्राणी अभ्यारण्य जो होते हैं, यानी आपकी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं, ये भी क्या होती हैं, जैसे दुधवा है आपका, कोई भी नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये सब क्या आपके होते हैं, ये आपके उसी स्थान बना दिए जाते हैं जहाँ पे ढेर सारे जंगल पेड़ हैं, वहां बना दिया गया। ये वाला जो आंसर है वानस्पतिक उद्यान आपका, ये क्या है, यही इसका सही आंसर है आपका। ये क्या है, स्वस्थान नहीं होता है। हम लोग क्या करते हैं, बोटानिकल गार्डन्स वगैरह जो होते हैं, देखो यहाँ पे आपके लखनऊ में भी एक है आपका बोटानिकल गार्डन। तो जितने भी आपके बोटानिकल गार्डन्स होते हैं, जू है, कुछ और चीज़ जहाँ पे आप और कंजर्व कर रहे हो, वहाँ क्या होता है लायन सफारी वगैरह बनाते हैं,
वहाँ क्या करते हैं, उठा के उन चीज़ों को ला के देते हैं। जैसे मान लो आपको पता है टाइगर सफारी बनाते हैं, वहाँ सब जगह क्या करते हैं, वहाँ ये करते हैं कि जैसे हमको पता है टाइगर की क्या हो रही है, पॉपुलेशन कम हो रही है, हम उनको एक पर्टिकुलर जगह पे वहाँ से लेकर आते हैं, जैसे महाराष्ट्र से लाते हैं, गुजरात से लाते हैं, कहीं से लाके हम क्या करते हैं, उनको वैसा ही एनवायरनमेंट देने की कोशिश करते हैं। वहाँ आर्टिफिशियल एक मतलब वो समझ लो पेड़ वगैरह पूरा लगा के वैसा किया जाता है कि अच्छा वैसा क्लाइमेट दिया जाए, जिससे क्या होगा, ये संरक्षित रहेगा, है ना। वहाँ पे आप जानते हो जहाँ जू होता है या आपके जो पार्क वगैरह उद्यान वगैरह बनाए जाते हैं, वहाँ क्या है, वहाँ पे आप उस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो। तो ये किस जगह कर रहे हो, स्वास्थ्य पे तो नहीं हो रहा है ना, XC2 में हो रहा है। जैसे आपके जीन बैंक हैं और भी चीज़ें हैं, ये क्या होती हैं, ये आपकी XC2 है। यहाँ पे आप इन चीज़ों को एक अलग जगह लाके, वहाँ से उठा के अलग जगह पे लाके रखते हो। देखो हम लोग बहुत बार विदेशों से कोई जानवर आता है तो यहाँ क्या उसको ला के हम लोग यहाँ पे प्रिजर्व करते हैं, प्रिजर्व मतलब यहाँ पे हम उसको वैसा एनवायरनमेंट देते हैं कि वो यहाँ पे रह सके। तो ये क्या, इससे भी हमारी बायोडाइवर्सिटी में क्या आएगी, संरक्षण होगा और उसकी विविधता बढ़ेगी। तो ये काम हम क्या करते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं, एक स्वास्थान है IN-SITU होता है और एक आपका XC2 होता है। IN-SITU मैंने क्या बताया, अपने स्थान पे, जब आप अपने स्थान पे जिस भी जंगल को, ऐसे मान लो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, वो जहाँ था उसी को हमें डिक्लेयर कर दे कि नेशनल पार्क है हमारा, ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य कर दिया, उसी स्थान पे कर देते हैं। और जब हम क्या करते हैं, वनस्पति उद्यान वगैरह जो हम नई जगह बनाते हैं, ठीक है, वहाँ पे वैसा होता नहीं, लेकिन वहाँ पे क्या करते हैं, वैसा एरिया को बिल्कुल डेवलप कर दिया जाता है कि हाँ यहाँ पे जैसे जू है, जू में क्या करते हैं हम लोग, देखो जहाँ जहाँ पे लायन या कुछ वैसे केव वैसा जंगल पूरा प्रोवाइड कर दिया था कि शेर को लगे कि हम जंगल में ही, और वहाँ पे क्या होगा, खाना वगैरह देते रहोगे तो वो संरक्षित रहेगा। तो ये चीज़ें आपकी क्या है, XC2 होती हैं। समझ में आ गया, दूसरे स्थान पे लेके जाएंगे XC2 है, अपने स्थान पे होगा तो वो IN-SITU है। नेक्स्ट देख लो, राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है। तो राष्ट्रीय उद्यानों में बताओ आनुवंशिक विविधता का रख रखाव कैसे किया जाता है, 70 का क्या आंसर होगा, बिल्कुल सही है। देखो राष्ट्रीय उद्यानों में जो आनुवंशिक विविधता है उसका रख रखाव कैसे करते हैं, IN-SITU द्वारा, IN-SITU के संरक्षण द्वारा करते हैं, ठीक है। आपके नेक्स्ट देख लो, निम्नांकित में से क्रायो बैंक XC2, अब देखो मैंने अभी आपको क्या बताया, XC2 IN-SITU समझ जाओ, इन मतलब अंदर, यानी कि जिस स्थान पे है उसी स्थान से, नाम से भी देख लोगे आप समझ जाओगे। अपने स्थान पे जब कुछ हम कंजर्वेशन करेंगे वो आपका स्वास्थान IN-SITU होता है। X यानी कि हम बाहर लेके चले आए, ठीक है। तो बताओ उसके लिए गैस, अब जीन बैंक या क्रायो बैंक जो है वो आपकी XC2 ही संरक्षण है, उसमें कौन सी गैस यूज होती है सामान्यतः, किसी भी जीन्स को इन सबको हम फर्टिलाइज मतलब रोकने के लिए कि ये हमेशा रहे, प्रिजर्व रहे, तो कौन सी गैस यूज होती है, इसके लिए आपकी A होती है नाइट्रोजन। 71 का क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। नेक्स्ट देख लो, निम्न में से कौन एक प्रवाल विरंजन, प्रवाल विरंजन बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग को, किसको बोलते हैं, कोरल ब्लीचिंग, ठीक है। सबसे अधिक प्रभावी कारण कोरल ब्लीचिंग का कौन सा है, तो कौन सा है, देखो C है, सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि। सागरीय जल के सामान्य तापमान में जो ग्लोबल वार्मिंग आपकी बढ़ रही है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज हो जा रहा है, पानी समुद्र का बहुत ज़्यादा मतलब गर्म रह रहा है, वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है, उसकी वजह से क्या हो रही है, कोरल ब्लीचिंग हो जा रही है, ठीक है। तो 72 का क्या हो जाएगा, C, सबसे मुख्य सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कारण है वो कौन सा है, सामान्य तापमान में वृद्धि। नेक्स्ट देख लेते हैं, रेड डेटा बुक या फिर रेड लिस्ट किससे संबंधित है। देखो जो रेड डेटा बुक होती है, रेड का मतलब क्या होगी, जो भी चीज रेड है यानी कि डेंजरस है, खतरा है, तो रेड डेटा बुक जो है उसमें क्या बताते हैं, उसमें हम खतरे की बात बता रहे हैं, नाम से देखो सोच लो, रेड डेटा बुक में हम उन चीज़ों के बारे में, उन जीवों के बारे में हम वहाँ बताते हैं जो कि संकट की उसमें स्थिति में आ रहे हैं, जिनका डेंजर है, मतलब जो अब पहले तो बहुत दिखते थे लेकिन अब क्या हो रहे, खत्म होने की समाप्ति की कगार पर हैं, उनको हम लोग क्या करते हैं, रेड डेटा बुक में लिखते हैं। तो रेड डेटा बुक में अगर हम बात करें कि कौन इसको पब्लिश करता है, किसके द्वारा रेड डेटा बुक जारी की जाती है, तो किसके द्वारा की जाती है, इसका आंसर बी है, IUCN। देखो ये ऑप्शन में देख रही हूँ थोड़ा गड़बड़ टाइप हो गया, CB हो गया है, लेकिन ठीक है आपको मतलब इससे आंसर से, तो IUCN जो है वो आपकी क्या करती है, रेड डेटा बुक को पब्लिश करती है। इसमें क्या पब्लिश होता है, जिसमें आपका दोस्तों क्या पब्लिश होता है, भी आपकी क्या है, एक्सटिंक्शन की कगार पे हैं, जो आपके जो भी जो आपके पक्षी या जंतु जो आपके हैं क्या हैं, खत्म होने की कगार पर हैं, डेंजर जोन में है, उनके लिए हम IUCN के द्वारा रेड डेटा बुक पब्लिश की जाती है। रेड डेटा बुक में कौन सी सूचना है, तो मैंने अभी आपको बताया रेड डेटा बुक में कौन सी सूचना होती है, कौन सी सूचना होती है, इसका आंसर डी है,
लुप्त प्रायः पौधों और पशुओं की, ठीक है, जो या तो समाप्त हो गए हैं, समाप्त होने की कगार पे हैं, उनको हम यहाँ पर इसमें लिखते हैं, ठीक है, रेड डेटा बुक में। नेक्स्ट देख लो, किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई है। तो कब से नहीं देखी गई है बताओ? किसी प्रजाति को आप विलुप्त मानते हो जब वह अपने प्राकृतिक आवास में कब से ना देखी गई हो? 50 वर्षों से। अगर 50 वर्षों से अपने नेचुरल जिस जगह रहती थी और वहां पे वो चीज ना दिखे, वो आपका जो भी प्रजाति है वो ना दिखे, तो उसे हम क्या मानते हैं कि ये आपकी विलुप्त हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। 75 का क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लो, 76 बताओ जल्दी, इसका क्या आंसर है 76 का आपका? बताओ जल्दी, पढ़ो। पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? एक टाइम शायद अगर आप लोग छोटे रहे हो तो हो तक गिद्ध वगैरह आपने देखे हो, लेकिन अब अगर सोचो तो गिद्ध वगैरह देखना बहुत मुश्किल है, बिल्कुल दिखते नहीं है। क्या कारण है, कैसे अचानक से खत्म हो गए? तो ये खत्म कैसे हो गए दोस्तों? जो एक दर्द निवारक, पशुओं को जब दर्द होता था तो उनको एक इंजेक्शन दिया था, तो उसका क्या नाम था? उसका नाम था डाइक्लोफिनैक। क्या नाम था? डाइक्लोफिनैक। जब ये पशुओं को दिया जाता था तो उनका दर्द में आराम होता था। जब वही पशु क्या होते थे? मर जाते थे। गिद्ध आपको पता है क्या काम करते हैं? गिद्ध आपको पता है कि जो मरे हुए पशु होते हैं उन्हें खाते हैं। जब ये गिद्ध उन पशुओं को खाते थे तो जो डाइक्लोफिनैक दवाई थी वो भी क्या होती थी? इनके अंदर जाती थी, और उसकी वजह से क्या हुआ? ये देखा गया कि ये क्या हुआ, ये मरने लग जा रहे हैं, इनकी मृत्यु में ज्यादा आपकी क्या कहते हैं वृद्धि हो गई, और इसी की वजह से क्या हो रहा है? इनकी विलुप्तता होती जा रही, खत्म होते जा रहे हैं। तो पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में है गिद्धों के लिए है? वो उत्तरदायी डाइक्लोफिनैक, ठीक है। 76 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लो, भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण है। अब बताओ कौन सा गिद्धों की कमी का कारण है? मैंने बताया आपको क्या, जानवरों को दर्द निवारक दवा देना। 77 का क्या हो जाएगा? सी। जानवरों को जो दर्द वाला दवा डाइक्लोफिनैक दिया था तो उसकी वजह से क्या हुआ? गिद्ध आपके मरने लग गए। तो दोनों से क्वेश्चन से लिंक कर लेना चीजों को। नेक्स्ट देख लो, रामसर सम्मेलन संबंधित है। रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? रामसर सम्मेलन देखो आपका संबंधित है आर्द्र भूमि संरक्षण से, जिसे हम बोलते हैं वेटलैंड कंजर्वेशन, ठीक है। ढेर सारे आप पता होगा लिस्ट पढ़ते होगे अपने भारत में प्रेजेंट टाइम में, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कितने वेटलैंड हैं। ये आपका काम भी है, ये आपको याद एग्जाम में देखो लिखा नहीं हुआ है, लेकिन ये सब वो जनरल चीजें जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। भारत में आपके देखो हमेशा देखते हो कि हर साल लगभग 2 साल में कुछ ना कुछ नए वेटलैंड ऐड किए जाते हैं। तो आपको उन सारे वेटलैंड का नाम एक सरसरी निगाह से, नहीं तो कहीं से पीडीएफ लेकर, मैं जो नोट्स दे रही हूँ उसमें तो दूंगी ही, लेकिन आपको खुद भी ये कर लेना है। अगर नहीं नोट्स ले रहे हो, आप मुझसे नोट्स नहीं ले रहे हो, तो आप उन काम को खुद से भी कर लो, ठीक है। आप क्या करो वहां पे दोस्तों, खुद से सर्च कर लो कि वेटलैंड कंजर्वेशन इस समय भारत में कितने हैं, कौन से कहाँ पे हैं, ठीक है। एग्जाम में कई बार आ सकता है। जो भी नए हैं उनको तो जरूर याद कर लेना, बाकी जो पुराने उनका भी नाम देख लेना। मैच द फॉलोइंग की चीज में हो सकता है पूछा जा सके आपसे। तो रामसर सम्मेलन संबंधित किससे है? आर्द्र भूमि संरक्षण से। नेक्स्ट देख लो, वेटलैंड दिवस मनाया कब जाता है? तो वेटलैंड दिवस आपका कब मनाया जाता है दोस्तों? 2 फरवरी को। 79 का क्या हो जाएगा? 79 का आपका ए हो जाएगा। वेटलैंड दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है आपका? ये आपका मनाया जाता है 2 फेब को। आपको अब क्या करना है, इसकी थीम भी पता करनी है। कमेंट सेक्शन में मुझे आप बताओगे इसकी थीम क्या है, इस बार की वेटलैंड दिवस की थीम क्या है, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? जो बायोडायवर्सिटी एक्ट है वो कब पारित किया गया? जल्दी से बताओ। 80 का क्या हो जाएगा आंसर? फटाफट बताओ क्लास, क्या होगा 80 का? 80 का आपका बी हो जाएगा 2002। जिसको 2002 पता होगा वो बता देगा। तो 80 का क्या है आपका? बी। सबसे पहली क्लास जब मैंने कराई तो मैंने आपको ढेर सारे एक्ट बताए थे, टाइगर कंजर्वेशन एक्ट बताया था और भी ढेर सारे एक्ट बताए थे, उनको जरूर देखना, ठीक है। एलिफेंट कंजर्वेशन वाला आपका, हाथी संरक्षण वाला, वो सब किस वर्ष में आया था मैंने बताया था। जैव विविधता अधिनियम कब आया है आपका? दिसंबर 2002 में। नेक्स्ट देख लो, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? बताओ, जैव विविधता दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो क्या होगा इसका आंसर 81 का? बिल्कुल सही, 81 का आपका ए होगा। क्या होगा? 22 मई। 22 से देखो सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में यही पता करना है आप लोगों से कि कितने लोगों को पता है 22 अप्रैल को क्या होता है और 22 मार्च को क्या होता है।
जितनी चीजें मैं कमेंट सेक्शन में बोल रही हूँ उसको पढ़ते वक्त ही जब आप वीडियो देख रहे होगे फट से वीडियो को पॉज करके तुरंत आंसर लिखोगे कमेंट सेक्शन में। 22 अप्रैल को क्या मनता है और 22 मार्च को क्या सेलिब्रेट होता है? पर्यावरण से रिलेटेड ही है दोनों चीजें आपकी। अब मैं हिंट दे दूं, एक इसमें से पृथ्वी दिवस भी होता है। अब बताना मुझे पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है? तो जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। 22 अप्रैल और 22 मार्च को क्या होता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। नेक्स्ट देख लो, हरित गृह प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब क्या है? सबने सुना होगा ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, ग्रीन हाउस का इफेक्ट क्या होता है? तो क्या होता है बताओ, ग्रीन हाउस जो गैस होती है इसका क्या मतलब है? 82 का क्या आंसर होगा? बिल्कुल सही है। देखो वायुमंडल में जो ग्रीन हाउस गैसें हैं आपकी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, इन सब के क्या होगा, घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ जाना। क्या होता है जब ये कार्बन डाइऑक्साइड ये सब बहुत ज़्यादा हो जाती हैं अपने एटमॉस्फेयर में, उनकी देखो एक लिमिट है, आपको पता है सबसे ज़्यादा जैसे नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, इन सब की जो मात्रा है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह की बहुत कम क्वांटिटी में है। और जब क्या है पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो रहा है, हर जगह से कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज हो रही, पेड़ कटे चले जा रहे हैं तो ऑक्सीजन तो कम हो रहा है। तो जब क्या हो रहा है, जो आपका एटमॉस्फेयर है वहाँ पे क्या हो रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी मात्रा एक जो मात्रा है उससे ज़्यादा बढ़ जा रही है। तो क्या कर रहा है वो, एक तरह से ब्लैंकेट क्रिएट कर दे रहा है अपने एटमॉस्फेयर पे। उस ब्लैंकेट से क्या हो रहा है, जो सन की गर्मी है वो वापस नहीं जा पा रही है। इसको ऐसे समझो जैसे क्या होती है, ग्लास कोई है, ग्लास अगर हाउस हो, जो घर शीशे का बना होता है, वहाँ क्या होता है, हवा जब गर्म एक बार आ जाता है, गर्मी हो जाती है, तो क्या होती है, गर्मी ट्रैप हो जाती है, फंस जाती है गर्मी। गर्मी फिर तुरंत आसानी से खत्म नहीं हो जाती है। खुला घर जो होता है वहाँ क्या है, गर्मी आएगी और बाहर खुल चली जाएगी। लेकिन जो आपका क्या होता है, ट्रैप हो गया, ग्लास वगैरह जैसे शीशे का घर है, वहाँ क्या होगा, गर्मी आएगी और गर्मी क्या होगा, गर्मी रह जाएगी, वो गर्म बहुत देर तक रह जाएगा। सेम यहाँ पे होने लगा, क्या होने लगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक तरह से ब्लैंकेट क्रिएट कर दे रहा है एटमॉस्फेयर पे। तो क्या हो रही है, जो गर्मी आ रही है सूरज की वो क्या हो रही, वापस नहीं जा पा रही है, उसको वापस नहीं जाने दे रहा प्रॉपर तरीके से। उसकी वजह से क्या हो रहा है, जब वापस प्रॉपर नहीं जाएगी गर्मी आपको रात में भी, तो क्या होगा, जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसेस के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना, टेम्परेचर का जो इंक्रीज हो रहा है इन सब गैसेस के कारण, उन्हीं को क्या बोलते हैं हम, ग्रीन हाउस इफेक्ट। थोड़ा सा होता है आपको लग रहा हो कि मैडम ज्यादा बता रही है, लेकिन मैं इसलिए बता दे रही हूँ तो क्वेश्चन एज इट इज यही नहीं आएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर सुने रहोगे तो क्वेश्चन जो चीजें आएंगी उसको आप उसको आराम से कर सकोगे। वैश्विक ताप की वृद्धि के लिए निम्न में से कौन सी गैस का योगदान अधिकतम है? तो सबसे ज्यादा कौन सी गैस, देखो सारी गैसेस में रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन सबसे ज्यादा कौन सी आपकी गैस रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड। 83 का क्या आंसर हो जाएगा, 83 का आपका ए हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है योगदान, सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लो क्वेश्चन आपका, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? देखो ढेर सारे आपके पास प्रोटोकॉल भी हैं जो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि क्योटो प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल अभी प्रोटोकॉल पढ़ोगे। तो क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? आपके पास 4 ऑप्शन है, जल्दी से बता दो, क्योंकि ये देखो ये चीजें ऐसे कोर्स में लिखी नहीं हुई हैं आपके, मगर क्या है आपके जो ये चीज़ें ऐसी हैं जो जनरल है, मतलब आपको आनी ही चाहिए, इसलिए मैं आपको ये सब बता दे रही हूँ कि क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। 84 का क्या आंसर होगा, 84 का आपका आंसर सी है, ग्रीन हाउस गैसेस से, ठीक है। क्या है आपका, सॉरी जलवायु परिवर्तन से है। इसका आंसर क्या है आपका, इसका आंसर क्या है आपका, जलवायु परिवर्तन। ये क्या है, जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन जो क्लाइमेट चेंज है वो आपका किससे संबंधित है, क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है, ठीक है। 84 का सी है, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, जलवायु परिवर्तन से, क्लाइमेट चेंज से संबंधित है। नेक्स्ट देख लो, कार्टाजीना प्रोटोकॉल, ये किससे संबंधित है, कार्टाजीना प्रोटोकॉल बताओ जल्दी से, किसी को पता हो तो। क्योटो प्रोटोकॉल किससे था, जलवायु परिवर्तन से था। कार्टाजीना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, ये आपका जैव सुरक्षा से है, बायोडायवर्सिटी की सुरक्षा से कौन सा प्रोटोकॉल संबंधित है, कार्टाजोना। जलवायु परिवर्तन से क्या संबंधित है आपका, क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। कौन सा प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है, ठीक। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, ओजोन परत मुख्यतः जहां अवस्थित रहती है वह कौन सी जगह है? आपको पता है ओजोन लेयर जो है, ठीक है, ओजोन लेयर क्या है, आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहती है। किस लेयर में प्रेजेंट रहती है, हिंदी में उसे हम बोलते हैं समताप मंडल। कहां पर, समताप मंडल। लेकिन इंग्लिश में पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है क्वेश्चन में
हिंदी में लिए हिंदी में भी आपका स्ट्रेटोस्फेयर ऐसे लिख के आ जाता है, वहां भी हिंदी ऐसे लिख देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए समताप स्फेयर की इंग्लिश क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर है। हिंदी आपकी समताप मंडल है। वहां पर क्या है, ओजोन परत आपकी क्या करती है, ओजोन परत रहती है। ओजोन परत काम क्या करती है, जो आपकी सन से, जो आपकी सूरज से अल्ट्रावायलेट हार्मफुल रेज होती है, उनको क्या करती है, धरती पर पहुंचने से रोकती है। ठीक है, धरती पर पहुंचने से रोकती है। अभी क्या है, ओजोन परत जो है वो आपकी बहुत ज्यादा खत्म होती जा रही है। किसकी वजह से खत्म हो रही है, उसका एक कारण आपका है CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो आपकी होती है, ये आपकी कहाँ पर यूज हो रही है, ये आपकी AC में, जिस भी चीज को हम ठंडा करने के लिए जहाँ यूज कर रहे हैं, जैसे AC है, फ्रिज है, उन सब जगह क्या है आपकी CFCs आपकी यूज हो रही हैं। और CFCs के यूज होने से क्या हो रहा है, ओजोन लेयर आपकी डिप्लीट हो रही है। ठीक है, 3-4 चीजें बता दी। ओजोन लेयर कहाँ प्रेजेंट होती है, स्ट्रेटोस्फेयर में, समताप मंडल में। ओजोन लेयर काम क्या करती है, जो सूरज से आपकी हानिकारक नुकसानदेह पराबैंगनी बैंगनी जो किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट रेज हैं, उनको क्या करती है, उनको पृथ्वी पर आने से रोकती है। उसका डिप्लीशन कैसे हो रहा है, क्षरण कैसे हो रहा है उसका हो रहा है CFCs की वजह से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। जैसे आपका AC में जो गैस यूज हो रही है, फ्रिज में जो गैस यूज हो रही है, उनकी वजह से। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व यानी वर्ल्ड ओजोन डे आपका कब मनाया था दोस्तों, 16 सितंबर को। ठीक है, 16 का क्या हो जाएगा, 87 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देख लो, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके रक्षण से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसकी सुरक्षा के लिए लाया गया, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका ओजोन परत की सुरक्षा के लिए लाया गया। 88 का क्या हो जाएगा, 88 का आपका C हो जाएगा। ठीक है, 88 का क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ओजोन परत के लिए क्या लाए हम, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। जितने प्रोटोकॉल लाई हूँ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरल चीजें जो आप कहीं ना कहीं पढ़े जरूर होगे, नहीं पढ़े हो तो यहाँ पढ़ लो, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। अम्ल वर्षा में निम्नलिखित होता है। अब देखो क्या होने लगा, आपको पता है इतना पोल्यूशन बढ़ रहा है कि इस समय क्या हो रहा है, रेन जो हो रही है वो भी आपकी शुद्ध नहीं हो रही, उसमें भी क्या हो रहा है, एसिड रेन हो रही, एसिडिटी ज्यादा रह रही है। इसीलिए देखो कई बार पहले बोलते थे कि जो पहली बारिश हो उसमें जाओ नहाओ, अब बोलते पहली बारिश को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो क्या गंदगी लेकर आ रही है। जो इतना पोल्यूशन हम लोग ऊपर भेज रहे हैं ना हमेशा पूरे टाइम, सब धुआं वगैरह जाके जमा हो रहा है, वही क्या हो रहा है आपका बारिश के साथ नीचे आ रहा है। अम्ल वर्षा में क्या होता है, देखो बताओ जल्दी से, अम्ल वर्षा में क्या चीज होती है। 89 का बताओ क्या होगा आंसर इसका, एसिड रेन में क्या होता है, तो बिल्कुल सही, एसिड रेन में आपका नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड होता है। नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड आपका क्या होता है, एसिड रेन में होता है। नेक्स्ट देख लो, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष बना था, बताओ। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष बना था, क्या होगा इसका आंसर, बिल्कुल सही, इसका आंसर आपका B हो जाएगा। 1981 में क्या बना था आपका, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम। ठीक है, कोशिश देखो मैं यही करती हूँ पूरी क्लास में जब पढ़ाती हूँ आपको, कि जो इंपॉर्टेंट चीजें उनको समझा भी दूँ और आप बाकी क्वेश्चंस देख ही लोगे, तो जरूर देख लेना। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कोई क्वेरी रह जाती है आपकी तो, और थोड़े से और कुछ कराऊंगी चीजें इसमें आपकी, फिर आपका पर्यावरण काफी हद तक चीजें खत्म हो जाएंगी। ठीक है, पर्यावरण में बहुत ज्यादा आपको चीजें नहीं पढ़नी है, जितना बता रही हूँ इतना नोट्स में दे रही हूँ, बस उतना ही पढ़ लो, उससे ज्यादा पर्यावरण में नहीं पढ़ना है। अब इसके बाद हम लोग इसके साथ साथ डिजास्टर के जो क्वेश्चन हैं वो चीजें करेंगे। ठीक है क्लास, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज आपको जो करना है, आप वीडियो को लाइक करोगे, दोस्तों के साथ शेयर करोगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना। धन्यवाद।